आपने वाला ये एग्जाम 3 भागों में है कि पहले आप प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं और बाद में इंटरव्यू देते हैं। प्री में 150 सवाल आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, एबीसीडी आएगी, ऐब सैदे भरना है आपको। प्री जो लोग पास करेंगे वो क्या देंगे, प्री के नंबर नहीं जोड़ेंगे। प्री स्क्रीनिंग है, वो केवल पास करनी है, वो केवल कबड्डी की लाइन टच है। कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी में लाइन टच करने के बाद आप वापस जा सकते हो, उसके बाद आपको वो नहीं माना जाएगा कि भाई आउट नहीं माने जाओगे आप। वो लाइन टच करनी है कि मान लो जिसे पिछली बार मेरिट गई 200 में से 84 नंबर जिस बंदे के जनरल कैटेगरी में आ गए थे, वो बंदा क्या हो गया था, सिलेक्ट। इसका मतलब 85 आ जाएंगे तो भी मेंस दोगे, 95 आएंगे तो भी मेंस दोगे, 105 आएंगे तो भी मेंस दोगे। ये नंबर जुड़ेंगे, पर ज्यादा नंबर आए तो अच्छी बात हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार हमारे प्री में, मान लो किसी बंदे के प्री में नंबर आते हैं 124, बंदे को पूछे कि तेरे नंबर कितने हैं, उसने कहा तेरी कट ऑफ से 40 ज्यादा, जी कट ऑफ गई थी उससे 40 ज्यादा था। अच्छा लगता है थोड़ा, तो नंबर ज्यादा ही आने चाहिए हमेशा। प्री में क्या आता है, प्री में बेसिकली 5 बड़े सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। कौन कौन सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। ये 5 बड़े सब्जेक्ट है जो आते हैं। इनके साथ में 2 सब्जेक्ट और, एक है मैथ्स, एक है रीजनिंग। कौन कौन से दो, मैथ्स और एक पूछते हैं करंट। वो सब जगह है, वो करंट यहां पर भी है, वो यहां पर भी है, यहां पर। आरपीसी भी चाहती है कि बिना करंट का आदमी तो लेके करेंगे क्या, बंदा कम से कम ऐसे लिया जाए जिसमें क्या हो, करंट तो होना ही चाहिए बंदे के अंदर, तो करंट वाला बंदा लेना चाहती है, इसलिए करंट सब जगह पूछती है। सब्जेक्ट के नाम पर ये 5 बड़े सब्जेक्ट और 2 मैसेज। ये 5 वो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, जो प्री में भी आते हैं, मेंस में। तो ये सब्जेक्ट अपने को सबसे अच्छे पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये प्री पास करवाएंगे, ये बाद में किस में आएंगे, मेंस। मेंस में 4 पेपर होंगे, 200-200 नंबर के। उन 4 में से जो चौथा पेपर है वो तो लैंग्वेज का है, हिंदी और इंग्लिश। किसका है, बाकी जो 3 पेपर बचे अपने, वो तीनों जीके के हैं। आप पूछो सर जीके में क्या आएगा, सेम यही जो प्री में था। प्री में इनमें एबीसीडी भर रहे थे, इस बार लिखने हैं। प्री में हम पढ़ रहे थे कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, मोकल, हमीर, लाखा, एक को चौथा और दे दिया रतन सिंह, हम कर रहे थे मोकल। मेंस में वो कहेगा कुंभा के पिता का नाम लिखिए, कोई चेंज नहीं, वैसी वैसी चीजें आती है। तो उधर वो एबीसीडी वाले आते हैं, इधर अपने से लिखवाते हैं, वो 15 शब्दों में लिखवाते हैं, 50 शब्दों में लिखवाते हैं, वो 100 शब्दों में लिखवाते हैं। 3 प्रकार की कैटेगरी आती है। बाकी वाले सब्जेक्ट तो यही है। 2 बड़े सब्जेक्ट वो और जोड़ता है यहां पर, एक जोड़ता पबेड, एक जोड़ता एथिक्स। 5 सब्जेक्ट ये, 2 नए हो गए, पबेड और एथिक्स। शायद छोटे छोटे सब्जेक्ट जोड़ता है जो 20-20 नंबर के होते हैं, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, ऑडिटिंग, ऐसे करके वो 5-6 सब्जेक्ट और जोड़ देता है, कोई एक आधा ऊपर नीचे हो गया, 6 सब्जेक्ट इधर कर देता है, 2 ये पबेड और एथिक्स, कुल मिला के 6 छोटे सब्जेक्ट ये और पबेड और एथिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल मेंस में आते हैं, इनका प्री से कोई भी लेना देना। ये 5 सब्जेक्ट वो हैं जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो अपना ये होता है कि यार ये सब्जेक्ट तो इतने अच्छे तैयार किए जाएं कि प्री तो अटके ही ना, कि प्री की कट ऑफ गई 84, तो अपने बंदे को कहें कि हमारे तो 105, 114, 124 है, ये नंबर हो। और जिस दिन हम प्री का पेपर दे के आए कि भाई अगला प्री, मान लो जब भी कभी 2024 में, 2025 में, जब कभी हो रहा है आपका एग्जाम, और हम प्री का पेपर दे के आए, तो शाम को आने के बाद में अपने पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये हो कि यार अपने कट ऑफ से ऊपर जाएंगे, कोचिंग वाले इन सब कट ऑफ बता देते हैं, लगभग इतनी सी रहेगी कि 50 लोगों से पूछा तेरे कितने बन रहे हैं, तेरे कितने बन रहे हैं, तेरे कितने बन, एवरेज निकल जाता है यार इतने के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो मान लो कोचिंग वालों ने कह दिया कि भाई कट ऑफ तो ना इस बार 90 रहेगी, अपने जोड़े, अपने नंबर आ रहे 105, निश्चिंत है, अपने फेल होने की कोई भी संभावना। दूसरा ये अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये 5 सब्जेक्ट मैंने प्री तक इतने पढ़ लिए थे, ये मेंस में नहीं पढ़ने दोबारा, इनको दोबारा मेंस में नहीं पढ़ूंगा। ये 350 नंबर के हैं, कितने नंबर के, मेंस कितने नंबर का है, 800, 350 का काम तो मैंने प्री के साथ साथ कर लिया।
अब मेरे पास चीजें कितनी बची, 450। 450 के अंदर 200 नंबर की तो आ गई हिंदी और इंग्लिश, पीछे कितना बचा 250। 65 नंबर की होगी पब्लिक और इथिक्स, 130। पीछे कितना बचा 120, 6 छोटे बड़े सब्जेक्ट। तो ये वाले सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करने होते हैं कि भाई बहुत इनसे प्री भी निकलता है, इनसे किसकी तैयारी होती है साथ में मेंस। ये सब्जेक्ट केवल मेंस वाले, ये भी अच्छे से तैयार करने होते हैं। इनमें भी लैंग्वेज वाला पेपर सबसे अच्छा पढ़ना होता है, क्योंकि जिन लोगों की लैंग्वेज अच्छी होती है ना, वो न केवल हिंदी इंग्लिश में नंबर अच्छे लाते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर अच्छे लाते हैं। लैंग्वेज मतलब लिखना, लिखना तभी आएगा जब आप लैंग्वेज के बारे में जानोगे। किसी को एक चीज के 5 पर्यायवाची आते हैं, वो 5 अलग अलग तरीके से चीजें लिख सकता है। किसी को एक चीज एक ही तरीके से आती है, एक ही बात लिखेगा। नॉर्मली स्टूडेंट, मैं जब लिखवाता हूँ क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ या आंसर लिखता है, तो हम बार बार लिखते हैं कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया, सांगा ने बाबर को हराया, बाबर ने सांगा को हराया। कोई स्टूडेंट जो हिंदी में अच्छा होता है, मैं भले बार बार हराया बोलता हूँ, वो चेंज करता है, बोलता है सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित किया, बाबर ने सांगा को मात दी, कुंभा ने गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को शिकस्त दी। अलग अलग शब्द। वो पर्यायवाची जानता है कि हार भी कहते हैं, पराजय भी कहते हैं, मात भी कहते हैं, शिकस्त भी कहते हैं। अलग अलग चीजें। जिसकी जितनी लैंग्वेज अच्छी होगी वो उतना ही नंबर अच्छा लेके आएगा। इसलिए कोशिश करनी है कि लैंग्वेज पे कमांड करनी है अपने में। थोड़े दिनों में, अभी 5-7 दिन में रिदम बैठ जाए, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या क्या करना होता है। इसके अलावा वो सारी चीजें हम करेंगे। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती, हमने जिंदगी में जो कुछ सीखा होता है वो इंटरव्यू। अगले 18 महीने तक आप जो कुछ सीखेंगे डेली, वो इंटरव्यू। चलना, बैठना, उठना, बोलना कोई किसी को नहीं सिखा सकता। यदि कोई कहे कि हम इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, ये हमारे पैसे लेने का एक तरीका है कि कैसे न कैसे करके किसी ना किसी प्रकार से पैसे आ जाए। सिखाया क्या जा सकता है? किसी आदमी को क्या ये बताया जा सकता है कि तू कैसे बोल, कैसे बोल? वो जैसे 25 सालों से बोल रहा था ना, वैसे ही बोलेगा। मोल्ड कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, धीमा बोल, ऊंचा बोल, कम बोल, ज्यादा बोल, इतना। इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। चीजें प्रेजेंट करनी बताई जा सकती है कि तू देख, ये जो बोलता है ना, इसमें पहले ये बोल, बाद में ये बोल, तेरे बोलने का तरीका गलत है। इतना ही किया जा सकता है। अगले 18 महीने में आप देखेंगे कि आपकी खुद के अंदर इतने सारे चेंज आएंगे जिसकी हद नहीं। आपने खुद ने भी नहीं सोचा था कि यार आज, मैं कहता हूं, आप एक काम कीजिए, डायरी लिखना शुरू कीजिए। आज डायरी में कुछ भी लिखिए, घर पे जाके डायरी में लिखिए, मैं आया क्लास में, मेरे बारे में लिख लीजिए। विजय सर आए क्लास में, विजय सर के बारे में लिख लीजिए। कोचिंग में एडमिशन लिया, वो क्या प्रोसेस थी उसके बारे में लिख लीजिए। आपके 2 दोस्त मिले, उनसे जो आपने बातें की उनके बारे में लिख दीजिए। आप चाय की थड़ी पे चाय पीने के लिए गए, उस बारे में लिख दीजिए। अपने जो एक्सपीरियंस आज के दिन के थे आप लिख लीजिए, और ये डेली लिखिए। आप 18 महीने बाद देखेंगे कि आपके विचार बदल गए। आप किसी चीज के प्रति पहले अलग प्रकार से सोचते थे, आप अब अलग प्रकार से सोचते हैं। ये सोचने की जो प्रक्रिया है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये तैयारी है, ये इंटरव्यू है। आज हम किसी चीज को अलग नजरिए से देखते हैं, बाद में किसी चीज को अलग नजरिए से देखेंगे। आज हम किसी बात को एक अलग लेवल पे जाके देख रहे हैं, बाद में किसी बात को एक अलग लेवल पे जाके देखेंगे। आज हम उन चीजों को बड़े तौर पर देख रहे हैं, बाद में हम चीजों को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे। अपने पास में एक नई साइट होगी, अपने पास में एक नई नजर होगी कि इन चीजों को किस दृष्टि से देखा जा सके। ये इस तैयारी का फायदा है। इसलिए है कि किसी को भले आरएस बनना हो, भले ना बनना हो, ये तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। ये तैयारी किया हुआ आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ जानता है। मेरे से छोटा भाई है, उसने पढ़ाई में बहुत जल्दी हाथ खड़े किए थे कि अपने से पार नहीं पड़ेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पढ़ाई पुढ़ाई छुड़वा लो, कोई काम धंधा करवाना तो करवा दो। मैंने उसको कहा था कि कर लेना काम धंधा, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद। अब तू नहीं पढ़ेगा तो काम धंधे करने ही पड़ेंगे, कर लेना। फिर भी क्लास ले, एक पूरे आरएस वाले बैच में बिठाया, एक पूरे आईएएस वाले बैच में बिठाया। उसने एक भी एग्जाम नहीं दिया, पर फिर भी मैंने कहा तू आ, 4 बातें सीखेगा। 4 बातें सीखी हुई, कल को बिजनेस भी करेगा, कोई धंधा करेगा, गांव में खेती भी करेगा, तो किस आदमी से कैसे और कितना बोलना है ये तो सीखेगा। किसे बिहेव कैसे करना है ये तो सीखेगा। 4 लोग यदि बात कर रहे होंगे तो उनके टॉपिक में सम्मिलित तो होगा कि यार ये क्या बात चल रही है। नॉर्मली पापा के पास कोई दोस्त आए हुए बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, यार महंगाई कितनी हो गई, सरकार महंगाई कम ही नहीं करती, पता नहीं क्या है, इनके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गए। आप बैठे बैठे केवल सुनते हैं। आप 2-3 महीने बाद आप कहोगे कि ना, वो रूस यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है ना, उसकी वजह से समस्या है।
आप थोड़े दिन बाद कहोगे कि ना वो क्रूड ऑयल है ना, वो सस्ता हो गया इसलिए दाम सस्ते हैं। आप थोड़े दिन बाद कहोगे कि सोना पता है क्या कम क्यों हो रहा है आजकल, ये सस्ता इस वजह से हो रहा है। ये इस तैयारी के दौरान आपको पता ही नहीं चलेगा कब चीजें आपके अंदर आ गई, कब आप उन चीजों पे रिएक्ट करने लग गए, कब आप उन चीजों पे बोलने लग गए। कभी कोई आपको कहेगा कि यार ये तूफान ठीक है, चलते तूफान आ जाते हैं, और नाम देखो कितना जोरदार का बिपर जोय। इसमें कहा जोय है, मर रहे हैं लोग, तुम कर रहे हो जोय है। आप अगली बार कहोगे कि ना, ये तूफानों के नाम पहले ही सेट हो जाते हैं, एक साल पहले ही बता देते हैं कि अगले तूफान का नाम क्या होगा, कौन सा देश तूफान का नाम रखेगा, क्यों तूफान का नाम रखा जाएगा, ये नाम क्यों रखा गया, ये पहले से पता है। कोई आपको कहेगा कि साल भर बाद में आपको कहेगा कि यार चांद पे भारतीय को भेजने की तैयारी चल रही है, कि चंद्रमा पे इंडियन जा रहा है या मंगल पे इंडियन जा रहा है, ठीक यार, भारत वालों ने इस मामले में ठीक उछाल किए। आप उसको कहोगे कि ना, ये आज की बात नहीं है, ये साल भर पहले मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां आर्टेमिस समझौते पे साइन करके आए थे, और आर्टेमिस समझौता यही कहता है कि मनुष्य को मंगल, चंद्रमा और स्पेस के अन्य जगह पर कैसे भेजा जाए। हम उस समझौते में शामिल है तो हमको भेजेंगे, हम उस समझौते में शामिल नहीं है तो हमें भेजते। ये थॉट प्रोसेस, ये इस तैयारी में आपका बदलता है। इंटरव्यू की तैयारी आप डेली करते हैं। आप आज यदि कुछ भी ना पढ़ के जाएंगे, केवल आके जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, पढ़ के जाएंगे तो अपने आप सीखने की बात है। तो अपने बेसिकली तैयारी तो इनकी करते हैं, उधर वाला तो अपने आप हो जाता है, बाई प्रोडक्ट है वो, साथ में सह उत्पाद है। ये हम पढ़ते हैं, प्री पढ़ते हैं, मेंस पढ़ते हैं। बेसिकली हम इन 5 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि प्री में भी आते हैं और मेंस। हम लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो हमारी आंसर राइटिंग स्किल जो होती है उसको इंप्रूव करती है, उसको बढ़ाती है। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो केवल प्री में आते हैं, मेंस में फिर भी मैं कहूंगा मैथ्स और रीजनिंग सबको पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, भले वो प्री में आए नहीं आए। क्योंकि मैथ्स वाले मामले में ऐसी चीज है कि मैथ्स या तो किसी को आती है या किसी को नहीं आती। हिस्ट्री में कोई बंदा ये कह सकता है कि सर मेरी अच्छी है, कोई कह सकता है मेरी खराब है। पॉलिटी मेरी बहुत अच्छी है, पॉलिटी मेरी ठीक ठीक है। इकोनॉमी मेरी बहुत अच्छी है, इकोनॉमी सर मेरी खराब है। मैथ्स वाले में यह है कि या तो सर मुझे आती है या मुझे, तो जिनको आती है वो इसलिए नहीं पढ़ते कि आ ही रही है, जिनको नहीं आती है उसको लगता है जब इतने सालों में नहीं आई तो अब भी आने का कोई मतलब तो इसलिए छोड़ देता है ना, अपने पढ़ते हैं। जिन लोगों की रीजनिंग अच्छी होती है वो सोचते बहुत अच्छा है, उनके पास में लॉजिक बहुत होते हैं, उनसे जब भी कोई चीज पूछी जाती है उनके पास में 10 डायमेंशन होते हैं, वो अलग अलग तरीकों से जवाब दे सकते हैं किसी। और रीजनिंग अच्छी होनी ही चाहिए किसी की, भले वो तैयारी करे भले ना करे। सामान्य जीवन में भी यदि किसी के पास में लॉजिक नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा, इसलिए आनी चाहिए। ऐसा कैसा मैथमेटिक्स के साथ में मैथ्स भी आपको आनी चाहिए। और फिर क्या, जब मैथ्स रीजनिंग अपने सीखी भी रहती है, 20 सवाल आते हैं, जो आ रहा है अपने को उसमें फिर 2 में से 2 है, उसमें किंतु परंतु वाला नहीं। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, क्या पता ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, आप तुक्का मार के, तुक्का गलत था, इधर आंसर निकला 10 आंसर है तो आंसर 10 ही है, आंसर दूसरा कभी आएगा नहीं। तो इधर संभावना ज्यादा रहती है कि यार हमारा सवाल सही हो जाए, तो ये वाले बोनस होते हैं। एक करंट की बात, अभी जब प्री वाला बैच चल रहा है, हम डेली क्लासों में कहते हैं हम आपको करंट पढ़ाएंगे, हम आपको करंट पढ़ाएंगे। मेंस वाले बैच आएंगे हम वापस कहेंगे, इंटरव्यू शुरू हो गए उनको हम वापस कहते हैं हम करंट पढ़ाएंगे। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को डेली अखबार पढ़ लेना चाहिए, इसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना होता। और हैबिट डालिए डेली अखबार पढ़ने की। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यदि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, आप बहुत गलत करते हैं खुद के साथ में। अखबार आपके लिए केवल अखबार नहीं है, वो आपका सब्जेक्ट है। यदि कोई सिविल सर्विस का स्टूडेंट है और वो डे टू डे से अपडेट नहीं है, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में वो जानता नहीं है, इसका वो तैयारी नहीं कर रहा हो। मैं कहता हूं एक बार को ये हो सकता है कि क्लास के नोट्स छूट जाएं कि यार नहीं पढ़ाई हुई आज, तो सो गया था मैं तो दिन में, सर रिवीजन कर ही नहीं पाया था आज दिन में। आप शाम को खाना खाते टाइम अखबार पढ़ लीजिए, पर पढ़िए, टाइम फिक्स कीजिए 40-45 मिनट, इससे ज्यादा अखबार नहीं पढ़ना। अखबार हमेशा रात को पढ़िए, कभी सुबह अखबार नहीं पढ़ना। सुबह अखबार कलेक्टर साहब पढ़ते हैं, सुबह अखबार वे पढ़ते हैं जिनको और कोई काम नहीं होता है। आपको खूब सारे काम, आपको पढ़ाई करनी है, इसलिए अखबार शाम को पढ़िए। कारण है यदि आप सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हैं तो अखबार की सारी घटनाएं आपके दिमाग में घूमेगी, आप पूरे दिन पढ़ नहीं पाएंगे। दिमाग खाली रहना बेहद जरूरी है पढ़ाई के लिए। आप रात को पढ़िए, जो जो न्यूज आपको ठीक लगे उनको लिखिए, यार ये न्यूज है, ये न्यूज है, ये उनके बारे में लिख लीजिए।
धीरे धीरे आपके पास में खुद का एक डाटा होगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद की चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। फिर जब कभी क्लास में करंट पढ़ाई जाएगी, कि मान लो हम कभी 7 दिन में क्लास लगा दी, कभी महीने में क्लास लगा दी हमने करंट की, उस समय यदि कोई टीचर पढ़ा रहा होगा और वो जब टीचर ये कह रहा होगा कि जानते हो तुम वेगनर ग्रुप क्या है, तुम्हारे दिमाग में पहले आएगा कि हाँ हमें पता है, वेगनर एक प्राइवेट आर्मी है जो रसिया में है। टीचर बताएगा तुम्हें पता है उसने विद्रोह कर दिया, आप मन ही मन सोचेंगे हाँ सर, यूक्रेन वाले युद्ध में रशियन आर्मी भी लड़ रही थी और उनकी प्राइवेट आर्मी भी लड़ रही थी, इसका नाम वेगनर है, और उनमें आपस में झगड़ा हो गया रशियन आर्मी में और प्राइवेट आर्मी में। इसलिए प्राइवेट आर्मी का जो कमांडर है येवेगनी प्रोगोजिन यूक्रेन से वापस लिया है अपनी सेना को और रूस के एक शहर पे कब्जा कर लिया उसने, रोस्टोव। सर पूछेंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में प्राइवेट आर्मी भी होती है, भारत में तो नहीं है? आप मन ही मन पुनः सोचेंगे कि नहीं है भारत में, पर दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में भी प्राइवेट आर्मी है, उसका नाम ब्लैक वाटर है। वापस पूछेंगे यार ये जो प्राइवेट आर्मी विद्रोह कर गई क्या रूस पे कब्जा कर लेगी? आप मन ही मन पुनः सोचेंगे कि ना, कब्जा नहीं करेगी सर, इसने मॉस्को की तरफ बढ़ने का प्रयास किया था पर रूस के राष्ट्रपति ने धमकी दी कि इधर आए तो टांगे तोड़ देंगे, इसलिए बेलारूस का जो राष्ट्रपति है लुकाशेंको, उसने इनके बीच समझौता करवा दिया। चीजें रिवीजन होगी। एक तरीका तो यह है कि सर पढ़ा रहे थे तब अपने दिमाग में चल रही थी, दूसरा यह है कि सर ने लिखवाया, लिखो रूस की प्राइवेट आर्मी वेगनर है, लिखो वेगनर का प्रमुख येवेगनी प्रिगोजिन है, लिखो कि इन्होंने रोस्टोव पे कब्जा कर लिया था, लिखो कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इनके बीच समझौता करवा दिया। आप एक दिन में बैठ के 4 फैक्ट रट रहे हैं। एक तरीका कि आपको आते हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए करंट आना ही चाहिए। करंट यदि आपने, कई बार कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स आकर कहते हैं बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए उसको सिविल की तैयारी करनी चाहिए। वो नहीं है, 12वीं के नंबर इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है कि आप कहते हो कि इसके 92 आ गए थे ना, अरे नहीं नहीं पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब बता भारत के 5 कैबिनेट मंत्री कौन कौन है? ये तो पेरेंट्स कहते हैं मेरे को ही नहीं पता। डे टू डे से अपडेट नहीं है, इसने केवल किताबें पढ़ी है। ये नॉलेज किताबों का नहीं है, ये दुनिया का नॉलेज है। भांति भांति की चीजें पूछी जाएगी, भांति भांति की नई नई बातें हमारे सामने आएगी। वो जब सारी कुछ पता होगी, जिन लोगों का करंट अच्छा होता है, जो लोग डे टू डे से अपडेट होते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे होते हैं। वरना फिर ये प्रक्रिया पूरी की पूरी बोरिंग, बोझिल और उबाऊ होकर रह जाएगी कि नोट्स पढ़ाए, घर पे जाके नोट्स के रट्टे मारे, आगे वापस यहां पर आके ना, मजा आना चाहिए इसमें। और व्यक्ति जब भी कोई नई चीजें जानता है, नई चीजें समझता है, तो उसको खूब अच्छा लगता है। मतलब थोड़े दिनों बाद जब इकोनॉमी में विजय सर आपको बता देंगे कि यार महंगाई बुरी नहीं होती, महंगाई अच्छी होती है और एक लेवल तक महंगाई होनी चाहिए। जब महंगाई होती है तो जो बनाने वाला होता है, सामान बनाने वाला होता है, उसको फायदा होता है, फायदा होता है तो वो अपना बिजनेस और बढ़ाता है, एक फैक्ट्री और लगाता है, एक फैक्ट्री और लगाता है तो उसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलता है, 1000 लोगों को घर पे सैलरी आती है, इसलिए वो सामान खरीदने और जाते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। और लगा ठीक है, उस दिन आपको लगा यार वो गाना गलत है, महंगाई डाइन खाए जात, डाइन नहीं है महंगाई, थोड़ा ठीक है, डार्लिंग है, थोड़ा काम ठीक करती है इधर। तो ये तब पता चलेगा आपको जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तब तो ये बोझिल नहीं लगेगा, उबाऊ नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। और यदि आप केवल इसको किताबी ज्ञान समझ लेंगे तब ये बहुत बुरी सी प्रक्रिया है। जिनको केवल ये किताबी ज्ञान ग्रहण करना है वो तो तैयारी छोड़ दे, जिनको लगता है कि नहीं एंजॉय करना है इसको, दिमाग से ये भी हटाइए कि प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस में होगा कि नहीं होगा, हमारा आरएस में होगा कि नहीं होगा। अब वर्तमान में जिए, आप डेली नई नई चीजें सीखेंगे, आप उनमें एंजॉय कीजिए कि यार कितनी चीजें पता चली हमें। अपना लक्ष्य केवल इतना रखें, बहुत छोटे टारगेट बनाए जाएं कि डेली का डेली मुझे जो पढ़ाया गया था वो याद है। मैंने डेली अखबार पढ़ लिया था, मैंने टेस्ट जो मंडे को टेस्ट हुआ था वो दे दिया था, मैंने मेरा 100% दिया था, तो उसका मेरा रिजल्ट ये है। यदि मेरा रिजल्ट कमजोर है तो अगली बार इंप्रूव करूंगा, रिजल्ट अच्छा है तो भी जो सवाल गलत हुए थे वो गलत क्यों हुए इनको मैं चेक करूंगा। तो ये ज्यादा सोच लेते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, कैसे करें, ये वाला कैसे करें, ना ना, डेली वाले पे अपने ध्यान दिया जाए। छोटे लक्ष्य हो, 7 दिन के लक्ष्य हो, 7 दिन में इतना कुछ करना अपने रेडी है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके पास खूब सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप खूब सारी चीजें एक साथ सीख चुके हैं, पर ये हो तभी पाएगी। हम जब यहाँ पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि यार चूंकि सिलेबस करवाना है तो सिलेबस कैसे करवाया जाए। क्योंकि हम पीसीएस की तैयारी करते हैं, हम आरएएस की तैयारी करते हैं, तो आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हो, मैं कहता हूँ गुजरात पीसीएस की तैयारी कीजिए, आप महाराष्ट्र पीसीएस की तैयारी कीजिए,
कोई भी जो राज्य होता है वो अपना जीके ज्यादा पूछता है, कि महाराष्ट्र वाले चाहेंगे कि यार हमारे ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो महाराष्ट्र के बारे में तो जाने, राजस्थान वाले चाहेंगे हमारे ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो किसके बारे में जाने, राजस्थान। इसलिए राजस्थान का पेपर होगा तो राजस्थान जीके ज्यादा, और महाराष्ट्र का पेपर होगा तो महाराष्ट्र का जीके ज्यादा। दो रीजन है इसके। एक रीजन तो ये कि हर राज्य ये चाहता है कि बाहर वाले नौकरी करने ना आए, क्योंकि यदि बाहर वाले नौकरी करने आए तो हमारे टाबर कहां जाएंगे। ये पूरा पूरा क्षेत्रवाद है। इसलिए भी है कि भाई हमारे क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए, इसलिए प्री में 150 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 60 क्वेश्चन वो राजस्थान जीके पूछ लेते हैं, ताकि यूपी बिहारियों को साफ किया जा सके। क्योंकि किसी टाइम में 2003 से पहले अपने सिस्टम ये था कि मान लो मेंस दे रहे हैं 12,000 लोग, 12,000 में से 3,000 लोग यूपी बिहार से आते। उसका कारण था कि आईएएस का और आरएस का सिलेबस सेम था। यूपी बिहार वाले आईएएस की तैयारी करते थे, पहले से करते, उनके खुद के यूपी बिहार में पीसीएस होते ही नहीं थे। तो होते तो नकलें वकलें जो आज आप राजस्थान में देख रहे हो ना, ये उन्होंने 50 साल पहले करके छोड़ लिया। ये पेपर लीकर वो करें, तुम टाबर हो हमारे सामने, हम भाई साहब करकुरा गए ये काम तो सारे। तो उधर वो पीसीएस तो होते नहीं थे, आरएस होता था इधर अपने, हर साल होता, 2 साल में होता, इसलिए आरएस देने आते। आईएएस वाली तैयारी उनके काम आती और वो सारे के सारे इधर अपने लग जाते। अपने चेयरमैन बने आरपीएससी के सीआर चौधरी सर, जो बाद में नागौर से एमपी रहे थे, पिछली गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनके टाइम से अपने आरपीएससी ने थोड़े चेंज करने शुरू किए और कहा गया यार पेपर ऐसा बनाओ जिसमें हमारे बच्चों के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए, राजस्थान के बारे में ज्यादा पूछे जाए, ताकि बाहर वाले फेल हो जाए प्री में। क्या पूछे तो अपने पूछना शुरू किया कि तेजा जी के घोड़ी का नाम बताओ, रामदेव जी के घोड़े का नाम बताओ, है ना। ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू किए, टिपिकल गांव के सवाल पूछने शुरू किए। खेजड़ी से कौन सा फल प्राप्त होता है, खेत में फसल बोने से पहले जो खरपतवार हटाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सूड़। बीन बीननी की जो जूतियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, बिनोटे। बीन बीननी पहन रहे हैं तो बिनोटे। अब ये यूपी बिहार वालों को आने बंद हुए, पर यूपी बिहार वाले भी इस मामले में बड़े तेज निकले, उन्होंने याद कर लिए। उन्होंने राजस्थान जी की किताब उठाई और रटे मार गए, बीन बिननी वाले बिनोटे हैं, इसको सूड कहते हैं, ये वो झेरनार नेडिन सब याद कर गए वो सारी की सारी चीजें। तो फिर आरपीसी ने ट्रेंड चेंज किया। आरपीसी ने ये पूछना शुरू किया कि राजस्थान की छठी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहले दूसरी याद करिए आएगा। क्या पूछ ले, छठी पूछ लो, छठी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 7वें नंबर पर कौन सी चोटी आती है। अब देख देखे, मेरे को याद है 2012 में मैं प्री का पेपर देने के लिए गया हुआ, मैं तब तक एक मेंस दे चुका था 2010 वाला, मेरी तैयारी थोड़ी ठीक थी। तब 2 पेपर हुआ करते, एक होता सब्जेक्ट का, एक होता जीके का। मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो हिस्ट्री में मेरे कॉन्फिडेंस था, मुझे लगता था हिस्ट्री में फाड़ दूंगा पेपर पूरा। और सबको होता था, जिनका ज्योग्राफी होता ज्योग्राफी में सोचते, जिनका पॉलिटिकल साइंस होता पॉलिटिकल साइंस में। जीके हम लोग ठीक ठीक सही पढ़ते, ज्यादा पढ़ते भी नहीं थे। हम ये मानते कि यार 100 में से 45 सवाल भी कर लिए ना ठीक है, क्यों करने हैं ज्यादा, सब्जेक्ट में लाएंगे अपने नंबर, तो पूरा जोर भी सब्जेक्ट में लगाते। मेरे याद 2010 वाले में भी मेरे साथ 52 क्वेश्चन सही थे प्री के अंदर जीके में, तो भी मेरे साथ वालों का जोरदार 52 कर दिया यार, पहली बार में इतने तो होते ही नहीं लोगों से। तो उन्हें लगता था यार ये रेशियो ठीक है, पिछली बार 52 करके इस बार 55 ही करेंगे, कम कहाँ होंगे। अब मैं पेपर देने के लिए बैठा जब, तो मुझे लगा कि यार उस पेपर में मेरे को खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जो देखूं वही आए मेरे को। अब इससे 2 चीज है, एक चीज तो है कि पेपर बहुत सिंपल आ गया, तो पेपर जब सिंपल आता है ना तो पढ़ने वाला स्टूडेंट मर जाता है। इसलिए हमेशा दुआ करनी है पेपर कभी सिंपल नहीं आना चाहिए, पेपर टफ आना चाहिए हमेशा। क्योंकि पेपर सिंपल है, कितना सिंपल आया ये पता नहीं है ना, क्या पता इतना सिंपल हो कि मेरे तो 100 में से सही हुए 75 और दूसरे हो गए 95, ज्यादा सिंपल हुआ हो। या दूसरा ये था कि यार अपनी तैयारी अच्छी है इसलिए अपने थोड़े सवाल ज्यादा सही हो रहे हैं। अब मैंने उसमें सारे करकुरा दिए, 100 कर दिए, मैं अब सिंपल ही 100 सारे करकुरा देते हैं, गलत होंगे हुआ जाए, कटकुटा के जितने बचेंगे देख लेंगे अपने। जैसे पेपर खत्म हुआ तो मुझे लगा किसी से पूछना चाहिए कि उनके कितने कितने, यदि इनके भी वैसे ही हो रहे हैं तब तो अपना ठीक है रेशियो, और इनके यदि अपने से भी ज्यादा हो रहे हैं, अपने 70-75 सही समझ रहे हैं, यार कटकुटा गए थे तो ही जाने चाहिए, ठीक है, इनके यदि बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो अपने मर गए। और यदि इनके कम हो रहे हैं इसका मतलब अपनी तैयारी अच्छी है, इसलिए अपने ही हुए, इनके नहीं हुए, अपनी तैयारी अच्छी इसलिए पेपर सिंपल लग रहा है अपने को। तो पास में एक भैया बैठे थे, सिर पे बाल बाल कम, एकदम थोड़ी उम्र ली हुई थी, तो मुझे लगा भैया एक्सपीरियंस वाले, अपने से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है भैया के पास, इनसे पूछते हैं। तो मैंने हाथ पूछा भैया पेपर कैसा हुआ, बहुत ही खराब हुआ। तो भैया की भाषा से मैं समझ गया कि भैया अपने तो नहीं। तो मैं भैया खराब तो कहाँ, पेपर तो सिंपल ही था, ऐसा तो कोई था ही नहीं इसके अंदर, मेरे तो खूब सारे सही हो रहे। काहे सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। तो उसमें क्वेश्चन था राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए, राजस्थान में पशु,
क्योंकि हम पूरा पढ़ के आए कि तुम्हारा कौन सा गाय दूध ज्यादा देता है, तुम्हारा कौन सा भेड़ ऊन ज्यादा देता है। अब तुम इधर पूछ रहे हो मवेशियों का संख्या बताइए, तो घर घर गिन के आए तुम्हारे। मैं मन ही मन बड़ा राजी हुआ कि वो सवाल मैंने भी छोड़ दिया था, पर मुझे उसका डर अच्छा लगा कि अगली बार जब इलाहाबाद के किसी बुक शॉप पर खड़े होके कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा होगा राजस्थान का, आरएस का फॉर्म, तो ये भैया उसको कहेंगे मत भरिए, बहुत ही कठिन पेपर देते हैं। मवेशियों का संख्या पूछ लेते हैं उधर। मैं थैंक यू आरपीएससी डिमोरलाइज करने के लिए बाहर वाले लोगों को। तो एक तो यह है कि भाई बाहर वाले लोगों को ऐसा सेट किया जाए कि वो एग्जाम देने ही ना। दूसरा सिंपल सा है कि राजस्थान के अंदर यदि राजस्थान के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, वो लोगों से अच्छा डील कर पाएगा। भाई आप पब्लिक डीलिंग सर्विस के अंदर जाएंगे, आपको ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, आप फील्ड में जाएंगे सारे के सारे। आप एसडीएम हैं, आप तहसीलदार हैं, एक किसान से बात कर रहे हैं, किसान टिपिकल अपनी मेवाड़ी मारवाड़ी ढूंढाड़ी में बात कर रहा है, और आप उसको कहें कि मुझे ये नहीं आती तो हिंदी बोल या इंग्लिश बोल, फिर किस बात की पब्लिक डीलिंग है। यदि आप राजस्थान के हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये बात क्या करें। भले आप गंगानगर के हैं तो भी डूंगरपुर वाले के भी समझ जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बात दूसरी समझ जाएंगे। आप भरतपुर के हैं तो भी आप जोधपुर वाले के समझ जाएंगे कहा क्या है इसने, अपनी बात कन्वे करने में कामयाब हो जाएंगे। बाहर का व्यक्ति होगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बाकायदा साउथ इंडिया में जब कोई आईएएस लगते हैं तो उनको वहां की भाषा सिखाई जाती है कि कर्नाटक कैडर मिला तो तू कन्नड़ सीख, तमिलनाडु मिला तो तू तमिल सीख। हालांकि राजस्थान में अपने ये है कि राजस्थान में जो भी आईएएस लगते हैं उनको राजस्थानी सिखाई नहीं जाती, अपने ये मानते हैं हिंदी से काम चला लेगा। काम तो नहीं चलता ना। इसलिए अपने आज भी जो ग्रामीण आदमी है कलेक्टर साहब के पास जाने से घबराता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार कलेक्टर साहब की भाषा और मेरी भाषा अलग अलग है, कलेक्टर साहब मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए राज्य चाहता है कि हमारे राज्य में हमारी भाषा के लोग लगे, ताकि लोगों तक हर योजना को आसानी से पहुंचाया जा सके। इसलिए राजस्थान जीके खूब सारी पूछते हैं, वो प्री में पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं, इंटरव्यू पूरा ही वो राजस्थान जीके पे ले लेते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये रहता है कि यार हम जब इनको सब्जेक्ट पढ़ाएं तो ऐसा कर ले, एक इंडियन पढ़ा ले और एक राजस्थान पढ़ा ले। जैसे इकोनॉमी शुरू किया तो इंडियन इकोनॉमी है ना। एक तो आप में से खूब सारे लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि यार आज क्या सब्जेक्ट पढ़ा मेरे से पहले, तो बच्चे कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ा? नहीं, आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र ना। आप पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? उसमें भी पूरी इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी तो पाकिस्तान की भी हालांकि नहीं है उनकी इकोनॉमी जैसा कुछ। अभी 5 दिन पहले न्यूज थी कि वो कर्जा लेने के लिए गधे बेच रहे हैं। गधे भैंस गाय बेच बेच के कब तक टाइम पास करेंगे? तो वैसा वैसा कुछ उनके चल रहा है, तो वो जरूर है उनकी नहीं, पर और किसी देश की, अमेरिका की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, पर हम वो नहीं पढ़ते। हम केवल क्या पढ़ते हैं? तो आप आज क्या सब्जेक्ट शुरू हुआ आपके? इंडियन इकोनॉमी। क्या शुरू हुआ है? इंडियन इकोनॉमी शुरू हुआ। तो फिर हम देखते हैं यार एक राजस्थान का शुरू कर लेते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री हो जाए, है ना। कल को मैं राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर गया तो मेरी जगह कह दोगे भाई राजस्थान की ज्योग्राफी लगा दो। तो राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई तो राजस्थान की पॉलिटी लगा दो। राजस्थान की पॉलिटी कंप्लीट हो गई कि राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ा दो। राजस्थान की इकोनॉमी कंप्लीट हो गई कि राजस्थान की कल्चर पढ़ा दो। तो एक बराबर में राजस्थान वाला सब्जेक्ट चलता रहता है, एक इंडियन वाला चलता रहता है, तो अपने दोनों बैलेंस बना रहता है। इंडियन इकोनॉमी खत्म हुई तो इंडियन पॉलिटी पढ़ ले, इंडियन पॉलिटी खत्म हुई तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ले, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हुई तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ ले, तो साथ साथ में दूसरा सब्जेक्ट चलता रहता है। पहले बड़ी बात, एक उधर आप क्या पढ़ रहे थे आज? इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे थे? भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ रहे थे? एक हम पढ़ेंगे आज राजस्थान का इतिहास। ठीक है।